हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, सिंपल सा क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है या फिर वायुमंडल है अनेक गैसों से निर्मित है, इसमें अनेक गैसें पाई जाती हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लगभग 78% इसका परसेंट है, आपको याद रखना है। और सेकंड नंबर पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 21%। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, या फिर इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, स्कूल से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये ग्रीन हाउस गैस है और इसके कारण लगातार जो हमारा अर्थ है या फिर हमारा वायुमंडल है गर्म रहता है या फिर गर्म हो रहा है, ठीक है। तो CO2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं तो देख लेते हैं। एक तो CO2 होती है, एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। एक CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा मीथेन, मीथेन और ओजोन, ओजोन। तो ये जितने भी गैसें हैं ये सभी जो गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है या फिर किस लेयर में ये घटना होती है? देखिए, बादल का गरजना या फिर जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ये किस परत में होती हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाओं का मतलब क्या है? बिजली का चमकना, वर्षा, बादलों का बनना, बादलों का गरजना। तो ये सभी कहां पर होती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो जो सबसे पहली परत होती है, सबसे पहला मंडल होता है जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल या फिर टोपोस्फेयर। तो जितने भी बच्चों मौसमी घटनाएं होती हैं तो वो क्षोभ मंडल पर ही होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 से लेकर के 18 किलोमीटर, या फिर एवरेज यदि आप बात करेंगे तो लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो मंडल होता है क्षोभ मंडल, ये पाया जाता है, इसकी लेयर होती है, ठीक है। और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादलों का गरजना, बादल बनना, बिजली चमकना, ये सभी इसी मंडल में देखने को मिलती है। तो याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुयान प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं या फिर कहां पर उड़ते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो समताप मंडल होता है, जो सेकेंड लेयर होती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है ना। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के बाद जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर जो वायुयान होते हैं, खासतौर पर लंबी दूरी के जो वायुयान होते हैं वो यहाँ पर उड़ान भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मौसम बिल्कुल साफ होता है ना। मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, मौसम बिल्कुल साफ होता है, इस कारण से लंबी दूरी के वायुयान यहाँ पर उड़ान भरते हैं। आपको याद रखना है समताप मंडल में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपर कौन सी लेयर या फिर परत है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वाह मंडल या फिर आयन मंडल। तो जो वाह मंडल है बच्चों, ये हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो इसकी यदि आप हाइट देखेंगे तो लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, जिसको हम बहिर्मंडल या फिर वाहमंडल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत कहां पर केंद्रित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, किस लेयर पे पाई जाती है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो जो ओजोन लेयर है या फिर ओजोन परत है, ये जो सेकंड हमारी मंडल होता है या फिर परत होती है समताप मंडल, तो इसके अंतर्गत ये पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। सबसे पहली लेयर 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पर ये पाया जाता है, या एवरेज 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है समताप मंडल।
समताप मंडल। ठीक है, ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, और इसी के बीच में लगभग, इसी के बीच में यदि आप देखेंगे तो इसी के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है या फिर ओजोन परत ये पाई जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर बोल सकते हैं आप इसको, 15 से 35 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पर ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल के अंदर, है ना। इसके अलावा ओजोन परत क्या करती है बच्चों, ओजोन परत जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें आती है, तो इनको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, ये परत इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पृथ्वी तक नहीं आने देती। जो यूवी रेज होती हैं बच्चों हमारे ह्यूमन के लिए या फिर ह्यूमन की स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। यदि ये हमारी स्किन से टकराएंगी तो कैंसर जैसे भयानक रोगों को उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, तो ओजोन परत यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। तो सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर कन्वेक्शनल जोन भी कहा जाता है। संवहन मंडल का मतलब क्या है, यहां पर संवहन धाराएं चलती हैं। जैसे देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, यहाँ पर क्या होता है, हवाएं गर्म होती हैं और ऊपर उठती हैं। ठीक है, और संवहन धाराओं के रूप में इस प्रकार से हवा गर्म होकर ऊपर उठती हैं और क्षोभ मंडल में क्षोभ सीमा तक जाती हैं, फिर वहां से 30 से 35 में नीचे उतरती हैं, है ना। तो ये जो ऊपर की ओर ये हवाएं चल रही हैं, इनको संवहन धाराएं बोलते हैं, इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। और खासतौर पर ये क्षोभ मंडल में ही चलती हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, या फिर जो पहला वाला मंडल है क्षोभ मंडल, ये किस ऋतु में इसकी ऊंचाई या फिर हाइट बढ़ जाती है? ऑप्शन है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रीष्म ऋतु, या फिर जो गर्मी का सीजन होता है, तो इस सीजन में जो क्षोभ मंडल होता है इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसका रीजन क्या है, देखिए पृथ्वी जब गर्म होगी या फिर ग्रीष्म ऋतु में जो भी रीजन इसका गर्म होगा, तो वहां पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जब जो हमारा भूपृष्ठ है ना, मान लीजिए यहाँ पर गर्मी का सीजन है और सूर्य ताप सीधे पड़ रहा है ना, तो पृष्ठ गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो वहाँ पे हवाएं या फिर जो गैसेस हैं वो भी गर्म होंगी और गर्म गैसें ज़्यादा ऊपर तक उठेंगी। तो इस कारण से ग्रीष्म ऋतु में जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म गैसें ज़्यादा ऊपर तक फैलती हैं या फिर उठती हैं। ठीक है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल की परत में पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल या फिर आयनोस्फीयर के अंतर्गत जो संचार उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये आयन मंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षोभ मंडल में तापमान। क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं? तो ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो देखिए क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होता है। तो यहां पर हो जाएगा ऊंचाई के साथ यहां पर तापमान घटता है। लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान या फिर टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए 2022 का हमारा टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप बाकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगी, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगी, प्लस गाइड भी करेगी। इसके अलावा यदि आप DSSSC कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आप कोड मत भूलना, DSSSC कोड है, एसएससी बैच के लिए स्पेशल। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरा बैच वहाँ पर लाइव हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, दोनों मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बाकी डिटेल आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और बाकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट भी इंडिविजुअल आप पढ़ सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, निश्चित सर वहाँ पर अर्थमेटिक एडवांस मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पंकज सर वहाँ पर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, राजा सर साइंस पढ़ा रहे हैं, दुष्यंत सर वहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो इंडिविजुअल भी आप वहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अलग अलग, सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है?
ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो जो आयन मंडल है बच्चों, यहाँ पे रेडियो तरंगें जाती हैं और फिर वापस से धरती पर वापस जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं, तो आपको याद रखना आयन मंडल। इसके अलावा भी हमने देखा था जो संचार उपग्रह हैं ये भी आयन मंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्मी के समय क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, ठीक है, तो गर्मी ऋतु में क्या होता है, क्षोभ मंडल की हाइट या फिर ऊंचाई बढ़ जाती है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है तो ये गलत हो जाएगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अपरिवर्तित रहती है, नॉन ऑफ दिस, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि गर्मी में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में गैसें, सरफेस गर्म होगा तो वहां पर जो हवाएं या फिर गैसेज हैं वो गर्म होंगी और ऊपर तक ज्यादा उठेंगी या फिर ऊपर ज्यादा फैलेंगी, इस कारण से क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। ठीक है, मौसमी परिवर्तन की छत। अभी मैंने आपको बताया था एक पॉइंट कि सर्वाधिक मौसमी घटनाएं, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, बादलों का बनना, वर्षा, ये सब सारी घटनाएं जो भी होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रोपोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल। पहले ऑप्शन देख लीजिए, समताप, क्षोभ, आयन या फिर मध्य मंडल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आकाश शब्द या फिर आसमान शब्द भी जो हम यूज करते हैं बच्चों, वो ये क्षोभ मंडल के लिए ही करते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो सागर तल होता है या फिर महासागर का तल होता है, यहाँ पर जलवाष्प बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, और जलवाष्प एक भारी गैस होती है, तो इस कारण से यहाँ पर वायुदाब भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, वायुदाब को मिलीवार में मापा जाता है, ठीक है, तो मिलीवार में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी यूनिट जो होती है मिलीवार होती है, एमबी इसको हम बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों इसके सही हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी या फिर ऑल ऑफ दी अबव, तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन परत पृथ्वी में से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 20। 15 से 35 एवरेज देखा जाए किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, समताप मंडल। समताप मंडल जो सेकंड लेयर होती है इसके अंतर्गत ये पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूकंप की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रेडॉन। जब भी पृथ्वी पर भूकंप आता है या फिर आने वाला होता है तो उससे पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। होता क्या है कि जब भूकंप आने वाला होता है तो उससे पृथ्वी पर जो भी हलचलें होती हैं, जो भी क्रैक्स आते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा रेडॉन गैस निकलती है ना, उसके पीछे रीज़न ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से संबंधित, ओजोन परत से संबंधित या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीएफसी के उत्सर्जन को कम करने के लिए, सीएफसी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस कहां से निकलती है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, यहां से ये गैस निकलती है। और जो हमारी ओजोन लेयर है, अभी मैंने आपको बताया था ओजोन लेयर ठीक है, कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। तो ये जो सीएफसी गैस है बच्चों, जो एसी वगैरह से निकलती है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से निकलती है, तो ये लगातार ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। ठीक है, तो इसी को कम करने या फिर ओजोन परत के क्षरण को बचाने के लिए, इसको सुरक्षा देने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1987 में ये लाया गया था। ठीक है, तो इसकी डेट भी आपको याद रखना है, 1987, और किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है, 20.95, 0.002, 0.36 या फिर 78। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.036% CO2 की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा सर्वाधिक मात्रा में कोई अक्रिय गैसें पाई जाती है, तो वो है आर्गन। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? ठीक है, हैवी गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा बच्चों डी, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। आपको याद रखना है ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी निचली परतों में ये पाई जाती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है ना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जलवाष्प भी एक भारी गैस होती है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? ठीक है, सबसे हल्की की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। ठीक है, चूंकि हल्की है तो ये वायुमंडल की ऊपरी लेयर में पाई जाएगी, ऊपरी परत में पाई जाएगी। देखिए, यदि भारी गैस है तो ऑब्वियस सी बात है वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाएगी, और यदि गैस हल्की है तो वायुमंडल के ऊपरी परतों में पाई जाएगी, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी द्रव गैस का प्रयोग शीतलक के रूप में करते हैं? मतलब किस गैस का प्रयोग द्रव अवस्था में शीतलक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए, जो नाइट्रोजन गैस होती है इसको द्रव अवस्था में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ये पाई जाती है, लगभग 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? तो ऑर्गन, जो ऑर्गन है बच्चों ये सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है ना। इसका परसेंटेज कितना है? तो 0.93% लगभग ये वायुमंडल में पाई जाती है। ओवरऑल पूछा जाए तो नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है, और अक्रिय गैस की बात की जाए तो 0.93% किसका पाया जाता है? ऑर्गन का पाया जाता है। ये एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? ऐसी गैसें जो वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती, तो ऐसी गैसों को क्या बोला जाता है? अक्रिय गैसें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन। तो ये जितनी भी हैं, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब अक्रिय गैसों के अंतर्गत आती हैं, ऑर्गन। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन में कमी करने का निर्णय लिया गया, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी। ठीक है, या फिर वायुमंडल में इसकी कमी से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। CO2 के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। क्योटो क्या है? जापान में एक शहर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों ये 24 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि ऑलरेडी बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आगे भी इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे इंडिविजुअल ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी वहाँ पर इंडिविजुअल आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।